वो अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 5, इसका नाम है इनसाइड द एटम। अब चैप्टर इसका नाम है इनसाइड द एटम, इसका मीनिंग क्या हुआ? अब देखो, कोई भी जो चीज़ रहती है पूरे अर्थ के ऊपर, वो जो चीज़ है वो सब कुछ एटम से बना है। तो अब एटम क्या है? एटम क्या है? सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है किसी भी सब्सटेंस का। अपना ह्यूमन बीइंग है, तो ह्यूमन बीइंग किससे बने हैं? एटम से बने हैं। कोई भी चीज़ रहो, जैसे कोई टेबल रहो, कोई पेंसिल रहो या कोई पेन रहो, इसके अंदर क्या रहता है? बहुत छोटे छोटे जो पार्टिकल्स रहते हैं, जो अपन नेकेड आइज से नहीं देख सकते। नेकेड आइज मतलब सिर्फ अपने आँखों से नहीं देख सकते उसको, अपने को जो स्पेशल टाइप ऑफ माइक्रोस्कोप रहते हैं वो उससे देखना पड़ेगा। तो उसको क्या बोलते हैं? अपन एटम बोलते हैं। ठीक है। अब एटम का जो स्ट्रक्चर है वो बहुत छोटा रहता है। जैसे एक बेसिक स्ट्रक्चर तुमको बता देता हूँ एटम का। जैसे एटम के अंदर एक पहले न्यूक्लियस रहता है। ठीक है। अभी न्यूक्लियस के अंदर भी क्या क्या रहते हैं? इसके अंदर रहता है प्रोटॉन, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन, ठीक है। अब जैसे ये न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर हो गया। अब न्यूक्लियस के अलावा ये जो एटम रहता है, एटम के मैंने बताया था कि एटम के बाजू में क्या रहेगा? एटम के अंदर सबसे पहले जो ये न्यूट्रॉन, सपोज ये न्यूट्रॉन रहा। ठीक है। अब न्यूट्रॉन के बाहर बाहर ऐसे ये ऑर्बिट्स रहते हैं। ऑर्बिट्स, जैसे ये ऑर्बिट्स के अंदर क्या रहता है? इलेक्ट्रॉन रहते हैं। इसके अंदर जो है वो इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। मतलब जैसे अपना सोलर सिस्टम रहा, सोलर सिस्टम में यहाँ पे बीच में क्या रहता है? यहाँ पे सन रहता है। और जो ऑर्बिट्स रहते हैं, जैसे मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, ऐसे जो प्लैनेट्स रहते हैं, वो क्या करते हैं? सोलर सिस्टम में जो सन है, सन के आजू बाजू में घूमते रहते हैं। वैसे ही जो एटम का स्ट्रक्चर रहता है, जिसके अंदर न्यूक्लियस रहते हैं और बाहर में इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, और जो इलेक्ट्रॉन्स है वो न्यूक्लियस के आजू बाजू पूरे घूमते रहते हैं। ठीक है। ये हो गया बेसिक स्ट्रक्चर एटम का। ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है तुमको? we have seen that matter is made up of molecules formed from atoms. Effectively, an atom is the smallest unit of matter. An atom is the smallest particle of an element which retains its chemical identity to all the physical and chemical changes. तो देखो यहाँ पे वही बोला है, एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल। एटम क्या है? सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट। एलिमेंट मतलब कोई भी सब्सटेंस जो अर्थ के ऊपर प्रेजेंट है उसको अपन एलिमेंट बोल सकते हैं। विच रिटेन इट्स केमिकल आइडेंटिटी इन अ फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। मतलब उसकी जो आइडेंटिटी है, मतलब केमिकल आइडेंटिटी, वो कभी भी चेंज नहीं होती। जैसे उसके ऊपर अगर फिजिकल चेंज भी रहा और केमिकल चेंज भी रहा। ठीक है। जैसे सपोज एक टेबल है, अगर इस टेबल को अपन ने क्या किया, इसको अगर बीच में से काट दिया। ठीक है। अब इसको काट भी दिया तो क्या होता है? जो एटम रहता है टेबल के अंदर, जो एटम है वो चेंज होते क्या? नहीं होते। तो मतलब अगर उसके ऊपर अपन ने फिजिकल कोई चेंज किया तो भी चेंज नहीं होगा। ठीक है। उसके बाद क्या है? The table 5.1 shows names and formula of some substances. Complete the table by putting tick marks in the appropriate box to indicate information of smallest particle and the type of matter. अब इसमें क्या बोला तुमको कि यहाँ पे तुमको कुछ एग्जांपल दिए हैं, जिसको तुमको ये लिखना है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द सब्सटेंस और टाइप ऑफ मैटर। मतलब ये कौन सा टाइप है और उसका स्मॉलेस्ट ये पार्टिकल ऑफ द सब्सटेंस, इसका स्मॉलेस्ट सब्सटेंस क्या है। तो जैसे देखो, पहले तुमको क्या दिया है? इसके अंदर पहला है वाटर। वाटर वाटर का फॉर्मूला क्या है? H2O। इसको याद रखना है, इसके फॉर्मूले आगे भी तुमको काम आएंगे। जैसे वाटर का H2 है, और ऑक्सीजन का O2 है, हीलियम का He है, हाइड्रोजन का H2 है, अमोनिया का NH3 है, नाइट्रोजन का N2 है, मीथेन का CH4 है, आर्गन का Ar है, और नियॉन का Ne है, और क्लोरीन का Cl2 है। अब देखो इसके अंदर देखो H2 है, जैसे H2 है। अब ये एटम है क्या? नहीं, क्योंकि यहाँ पे एक सिंगल एटम से नहीं बना। देखो यहाँ पे क्या आ रहा है? 2 H आ रहे हैं और एक O आ रहा है। मतलब ये एटम होगा क्या? नहीं होगा। तो मॉलिक्यूल होगा क्या? यस। इसलिए यहाँ पे टिक दिया है। जैसे देखो हीलियम, हीलियम के अंदर क्या है? सिर्फ एक ही एटम आ रहा। ठीक है। यहाँ पे कोई 2 या 3 एटम आ रहे क्या? नहीं, इसलिए वो क्या होगा? सिंगल एटम होगा। इसलिए यहाँ पे राइट है और यहाँ पे राइट नहीं है। उसके बाद क्या है? यहाँ पे भी नीचे देखो आर्गन, आर्गन को भी यहाँ पे राइट आएगा, नियॉन को भी यहाँ पे राइट आएगा, यहाँ पे राइट नहीं आएगा। ठीक है। अब देखो उसके बाद क्या है? सिंगल टाइप ऑफ एटम्स इन द मॉलिक्यूल।
सिंगल टाइप ऑफ एटम। अब देखो इसके अंदर देखो H2O के अंदर क्या हो रहा, दो हाइड्रोजन आ रहे और एक ऑक्सीजन आ रहा। पर यहाँ पे क्या बोला है कि एक ही टाइप ऑफ एटम होना चाहिए मॉलिक्यूल के अंदर, पर यहाँ पे एक ही टाइप ऑफ मॉलिक्यूल है क्या, नहीं। एक ही टाइप ऑफ एटम है क्या, नहीं है। तो देखो यहाँ पे देखो हीलियम के अंदर, देखो हीलियम के अंदर सिर्फ एक ही टाइप है, ठीक है, इसमें सिर्फ हीलियम ही है। पर ऑक्सीजन में देखो, ऑक्सीजन में भी सिर्फ हीलियम है, भले ही यहाँ पे दो ऑक्सीजन हो पर उसमें जो एटम है वो सिर्फ ऑक्सीजन के, इसलिए यहाँ पे राइट आएगा, ठीक है। और यहाँ पे देखो H2 है, फिर यहाँ पे भी राइट आएगा, NH3 है, यहाँ पे नहीं आएगा, N2 है, यहाँ पे आएगा, ऐसे तुमको सॉल्व करना है, ठीक है। उसके बाद क्या है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम इन द मॉलिक्यूल। अब देखो इसका उल्टा हो जाएगा, जहाँ पे जो ये राइट आ रहा वहाँ पे ये रॉन्ग होगा, और जहाँ पे ये रॉन्ग आ रहा वहाँ पे राइट होगा। मतलब इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम है क्या मॉलिक्यूल के अंदर, इसमें क्या पूछा है, सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल है क्या एटम के अंदर। अगर यहाँ पे सेम है तो यहाँ पे अगर अपन ने यहाँ पे राइट किया तो यहाँ पे रॉन्ग आएगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, टाइप ऑफ मैटर। अब ये मैटर क्या है, इसका टाइप क्या है, इसमें दो टाइप आएंगे, ठीक है, क्या है, एलिमेंट और कंपाउंड। जैसे देखो अभी अपन एलिमेंट किसको बोलेंगे कि एक ही टाइप ऑफ एटम जिसमें रहेगा उसको क्या बोलेंगे, एलिमेंट। मतलब सिंपल सिंपल ये, इसमें जो जो राइट आ रहा है ये यहाँ पे भी राइट आएगा, देखो यहाँ पे दो राइट है यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे दो राइट है। मतलब यहाँ पे देखो ऑक्सीजन क्या है, एलिमेंट है। हीलियम क्या है, एलिमेंट है, इसलिए यहाँ पे भी राइट आएगा। उसके बाद क्या है, ये कंपाउंड ये देखो H2 कंपाउंड हो गया, क्योंकि इसके अंदर दो हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है, इसलिए ये क्या होगा, कंपाउंड होगा। उसके बाद NH3 देखो ये भी एक कंपाउंड है, H2 क्या है, एक एलिमेंट है, तो यहाँ पे राइट आएगा, ठीक है। तो ऐसा ये जो टेबल है वो तुमको सॉल्व करना है, सिंपल है, ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं है। चलो उसके बाद क्या देखते हैं, टाइप्स ऑफ सब्सटेंसेस। अब देखो, वी हैव लर्नड इन द अर्लियर स्टैंडर्ड दैट द स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स of most of the substances are molecule. The molecules of few substances contain only one atom. Molecules are formed by chemical or combination of atoms. From this we understand that the smallest particle of an element taking part in the chemical combination is atom. अब जैसे देखो इसमें क्या बोला है, जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट मतलब केमिकल कॉम्बिनेशन। जैसे केमिकल कॉम्बिनेशन को क्या बोल सकते हैं अपन, कोई भी केमिकल रिएक्शन। जैसे कि H2 और O2 की तुमने केमिकल रिएक्शन देखी होंगी, उसके अंदर जो H2 है और O2 है वो मिक्स होकर H2O बनाता है। तो उसके अंदर क्या हो रहा, जो केमिकल रिएक्शन रहती उसके अंदर जो टाइप मतलब केमिकल रिएक्शन के अंदर क्या होगा, जो एटम रहते वही पार्टिसिपेट करते। तो अपने को वो दिखेगा नहीं, क्योंकि वो बहुत माइक्रोस्कोपिक रहता, मतलब बहुत छोटा रहता, वो अपने को दिखता नहीं। पर असलियत में क्या होता, जो केमिकल रिएक्शन रहती उसके अंदर सिर्फ जो एटम्स रहते वही पार्टिसिपेट करते, ठीक है। द कॉन्सेप्ट ऑफ एटम इज मोर देन 2500 ईयर्स ओल्ड, ठीक है। हाउएवर इट हैज़ फॉरगॉटन इन द कोर्स ऑफ टाइम। अब देखो ये जो एटम का कॉन्सेप्ट है वो कितना जुना है, पूरा 2500 ईयर्स ओल्ड, ठीक है। हाउएवर इट हैज़ बीन फॉरगॉटन इन द कोर्स ऑफ टाइम। इन द मॉडर्न टाइम साइंटिस्ट ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेरिमेंट्स एक्सप्लेन द मैटर ऑफ एटम एज वेल एज द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द एटम। देखो जो ये है साइंटिस्ट ने, उन्होंने क्या किया, बेसिस ऑफ एक्सपेरिमेंट एक्सप्लेन द नेचर ऑफ एटम। अब नेचर एक्सप्लेन किया किसका, एटम का, एज द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द एटम। इंटरनल स्ट्रक्चर जो मैंने तुमको बताया, इंटरनल स्ट्रक्चर कौन सा होगा एटम का, जो वही जो न्यूक्लियस रहता है, फिर बाजू में पूरे जो इलेक्ट्रॉन रहते हैं वो मूव करते रहते, ठीक है। और ये का क्या है, यहाँ पे न्यूक्लियस है, वही एक्सप्लेन किया है। देखो एज वेल एज द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द एटम। इट स्टार्टेड विद डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। अब ये कहाँ से चालू किया, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। जो डाल्टन, अब डाल्टन कौन है, साइंटिस्ट का नाम है डाल्टन। उनकी जो थ्योरी थी, उन्होंने थ्योरी दी, वो थ्योरी का नाम क्या है, एटॉमिक थ्योरी। अब जो एटम का एक्सप्लेनेशन है वो कहाँ से शुरू हुआ, जो डाल्टन एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने सबसे पहले थ्योरी दी, किसकी थ्योरी, एटम की थ्योरी। उनका नाम क्या था, उस थ्योरी का नाम था एटॉमिक थ्योरी, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, ठीक है। अब देखो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। अब देखो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे। ब्रिटिश साइंटिस्ट, अब ये साइंटिस्ट कहाँ से थे, ब्रिटिश थे, इसलिए क्या बोलेंगे, ब्रिटिश साइंटिस्ट। जॉन डाल्टन, पूरा नाम क्या है, जॉन डाल्टन। पुट फर्थ इन 1803, ये साल है AD, ठीक है। ही इज celebrated atomic theory, ठीक है। According to this theory, matter is made up of atoms and atoms are invisible and indestructible.
all atoms of an element are like while different element have different atom with different mass। ठीक है, अब इसमें क्या बोला है, सिंपल है, देखो थियरी का मीनिंग क्या है कि अकॉर्डिंग टू दिस थियरी मैटर इज मेड अप ऑफ एटम्स एंड एटम्स आर इनविजिबल। मतलब जो मैटर रहता वो अपने देखो पहले पढ़ा मैंने, बताया तुमको, जो मैटर रहता वो कोई भी मैटर हो अर्थ के ऊपर वो कैसे बना रहता है, एटम से बना रहता है। और एटम क्या है, इनविजिबल, इनविजिबल और इनडिस्ट्रक्टिबल, मतलब अपन उसको देख नहीं सकते, और इनडिस्ट्रक्टिबल मतलब एटम कभी टूट नहीं सकता। ठीक है, ऑल एटम ऑफ एन एलिमेंट आर अलाइक वाइल डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट एटम। मतलब सब एटम एलिमेंट के एक जैसे रहते, अगर कोई एलिमेंट रहा तो उसके जो एटम रहते वो एक जैसे रहते, वाइल डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट एटम। और अगर अलग अलग एलिमेंट रहे तो अलग अलग एलिमेंट का एटम जो रहता वो अलग अलग रहता। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे फोटो दिया है जॉन डाल्टन का, और उन्होंने जो मॉडल दिया था एटॉमिक मॉडल, उसका जो डायग्राम है वो यहाँ पे दिया है। अब यहाँ पे देखो, a bundi laddu is formed to have an internal structure. It is formed by sticking smaller particles, the bundis, to each other. However, the solid ball, broadly speaking, does not have any internal structure. The atom, as described by Dalton, turns out to be a hard solid sphere with no internal structure. According to Dalton's atomic theory, the mass is distributed uniformly in an atom. The scientist J.J. Thomson demonstrated experimentally that the negatively charged particles inside the atom have a mass 1800 times less than the hydrogen atom. Later, these particles were named as electron. Common substances are usually electrically neutral. Obviously, the molecules of substances and atom which combine chemically to form molecules are electrically neutral। देखो सबसे क्या हुआ, देखो ये जो यहाँ पे एग्जांपल दिया तुमको काय का, बूंदी लाडू, जो बूंदी लाडू रहता वो देखो वो छोटे छोटे पार्टिकल से बनता। क्या पार्टिकल्स रहते उसके, बूंदी। ठीक है, उसके बाद क्या है, हाउएवर द सॉलिड बॉल ब्रॉडली स्पीकिंग डज नॉट हैव एनी इंटरनल स्ट्रक्चर, द एटम इज डिस्क्राइब एज डाल्टन। तो देखो वो उसका जो एग्जांपल दिया उसको तुम रिलेट करके देख सकते, बूंदी लाडू को एटम से रिलेट करके देख सकते। Hard solid sphere with no internal structure. According to Dalton's atomic theory, the mass is distributed uniformly. अब जैसे देखो जो मास रहता वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रहता, मतलब जो बूंदी का लाडू जैसे रहता उसके अंदर जो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड जो बूंदी रहते हैं वो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं, और उससे एक कॉम्पैक्ट लाडू बनता है, उसको बोलते हैं बूंदीस लाडू इन एन एटम। ठीक है, साइंटिस्ट जे जे थॉमसन डेमोन्स्ट्रेटेड experimentally that the negatively charged particle inside an atom have a mass 1800 less than the hydrogen atom। जैसे देखो जो हाइड्रोजन एटम रहता उससे भी छोटा, मतलब कितने टाइम छोटा, इंटू 1800 टाइम्स छोटा जो पार्टिकल रहता वो जो एटम के अंदर रहता है, और वो पार्टिकल क्या है, इलेक्ट्रॉन, मतलब माइनस ही जो इसको चार्ज रहता है वो इलेक्ट्रॉन। ठीक है, लेटर दिस पार्टिकल्स वेयर नेम एज इलेक्ट्रॉन। अब देखो वही बोला है कि उनको जो है फिर नाम क्या दिया, इलेक्ट्रॉन दिया। कॉमन सब्सटेंसेस आर यूजुअली इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। पर जो कॉमन सब्सटेंसेस रहते मतलब जैसे कोई भी एटम रहा तो वो इलेक्ट्रिकली क्या रहता, न्यूट्रल रहता। न्यूट्रल का मीनिंग क्या है कि जितने पॉजिटिव चार्जेस रहे उतने ही नेगेटिव चार्जेस रहते हैं। इसीलिए जो एटम रहता है उसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं रहता। अगर स्पेसिफिक चार्ज रहा तो उसको क्या बोलते हैं अपन, कि वो चार्ज एटम है। जैसे वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, पर अगर वो चार्ज नहीं रहा तो क्या बोलते हैं अपन उसको, न्यूट्रल रहता है। ठीक है, ऑब्वियसली द मॉलिक्यूल्स ऑफ सब्सटेंसेस एंड द एटम विच कंबाइन केमिकली टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। देखो यहाँ पे वही बोला, ऑब्वियसली मतलब अगर जो सब्सटेंसेस या जो एटम रहते हैं वो जब कंबाइन होते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर तो क्या होता है, फिर वहाँ पे जो जो एटम रहते हैं उसके वो क्या रहेंगे, वो ऑब्वियसली न्यूट्रल ही रहेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा है तुमको कि हाउ इज एन एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल इन स्पाइट ऑफ हैविंग नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स ऑन इन इट। थॉमसन ओवरकम दिस डिफिकल्टी बाय पुटिंग फॉर द प्लम पुडिंग मॉडल ऑफ एटमिक स्ट्रक्चर। देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि अपने को तो पता है कि एटम के अंदर क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है। अब इलेक्ट्रॉन्स की चार्ज कौन सा रहता है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव रहता। तो अगर इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज रहा तो एटम का तो जो नेट चार्ज है वो नेगेटिव होना चाहिए, पर ऐसा क्यों नहीं हो रहा। अब इसका रीज़न क्या है, इसका आंसर ये है कि जो
ये रहता एटम रहता, एटम के अंदर सिर्फ इलेक्ट्रॉन नहीं रहते, एटम के जो न्यूक्लियस रहता, न्यूक्लियस के अंदर क्या रहता, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स रहते। अब देखो न्यूट्रॉन्स के ऊपर कोई चार्ज नहीं रहता और प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज रहता। अब देखो इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या रहा, नेगेटिव चार्ज, और प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, तो दोनों कॉम्बिनेशन बन के क्या होता है, एक न्यूट्रल न्यूट्रल बनता है, ठीक है। अब देखो दोनों का कॉम्बिनेशन क्या बनाता है, दोनों का कॉम्बिनेशन से जो एटम रहता है उसके ऊपर नेट जो चार्ज रहता वो जीरो होता है, ठीक है। इसीलिए जो एटम रहता उसके ऊपर जो नेट चार्ज है वो जीरो रहता है। ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर है, ठीक है। अब देखो उसके बाद जो थॉमसन है, थॉमसन जो साइंटिस्ट है, उनका जो प्लम पुडिंग मॉडल है वो देखते हैं अपन, ठीक है। द प्लम पुडिंग मॉडल ऑफ एन एटम पुट फॉर्थ बाय थॉमसन इन द ईयर 1904। देखो ये प्लम पुडिंग मॉडल कब दिया, 1904 में। इज़ द फर्स्ट मॉडल ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर। अब ये क्या है, सबसे पहला मॉडल है किसमें, एटॉमिक स्ट्रक्चर में, क्योंकि सबसे पहले जो एटम है वो कैसा था, ये इसी मॉडल से अपने को समझा, थॉमसन मॉडल, ठीक है। थॉमसन प्लम पुडिंग मॉडल ऑफ एटम। उसके बाद क्या है, अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल द पॉजिटिव चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द एटम एंड द नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इन इट। The distributed positive charge is balanced by the negative charge on the electron. Therefore, the atom becomes electrically neutral. अब देखो ये जो पूरा थॉमसन का जो मॉडल है वो एक ही डायग्राम से तुमको समझ में आ जाएगा। देखो ये जो डायग्राम है यहाँ से तुमको पूरा समझ में आएगा। देखो ये जो मॉडल है इसके अंदर देखो थॉमसन प्लम पुडिंग मॉडल यहाँ पे लिखा है। यहाँ पे देखो ये जो पूरा एटम है, तो एटम के अंदर क्या क्या आपने को बताया कि एटम के अंदर पहले क्या रहेंगे, नेगेटिव चार्जेस रहते। तो ये देखो पूरे ये क्या है, नेगेटिव चार्जेस जो माइनस में है। अब जैसे जितने नेगेटिव चार्जेस रहते, थॉमसन ने क्या बोला कि जितने एटम के अंदर नेगेटिव चार्जेस रहते हैं उतने ही जो पॉजिटिव चार्जेस रहते हैं वो भी उतने ही प्रेजेंट रहते। जैसे कोई अगर एटम रहा, एटम के अंदर अगर कोई दो नेगेटिव चार्जेस रहे तो दो ही पॉजिटिव चार्जेस रहेंगे। तो क्या होता, अगर दो नेगेटिव चार्जेस रहे और दो ही पॉजिटिव चार्जेस रहे तो क्या होता, जो नेट चार्ज है वो इक्वल हो जाता। इसीलिए जो एटम रहता वो न्यूट्रल रहता, मतलब एटम के अंदर कोई एक स्पेसिफिक पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज नहीं रहता। इसीलिए जो एटम रहता वो जो है वो न्यूट्रल चार्ज रहता उसके ऊपर। अब देखो उसके बाद क्या है, थॉमसन्स प्लम पुडिंग मॉडल ऑफ एन एटम। हाउ ये देखते हैं, यूज योर ब्रेन पावर। हाउ विल यू थिंक अबाउट एटॉमिक मास डिस्ट्रीब्यूशन अकॉर्डिंग टू थॉमसन मॉडल, वेदर दिस डिस्ट्रीब्यूशन इज यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म एज पर डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। अब ये क्या बोला है कि इसके अकॉर्डिंग, मतलब थॉमसन के अकॉर्डिंग जो एटम रहता, एटम के अंदर जो मास रहता वो कैसा डिस्ट्रीब्यूटेड लगता है, क्या लगता है तुमको कि जो मास है पूरा वो कैसा डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो सिंपल है, जैसे ये चार्जेस डिस्ट्रीब्यूटेड है, इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो जो चार मॉडल मॉडल का जो ये रहेगा मास रहेगा वो भी इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा, वही उसका आंसर रहेगा, ठीक है। उसके बाद देखो रुदरफोर्ड्स न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम। देखो रुदरफोर्ड क्या साइंटिस्ट का नाम है, ठीक है। उनका एक उन्होंने भी एक मॉडल दिया न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम कि 19, वो कब दिया मॉडल, 1901, मतलब 1911 में, ठीक है। उसके बाद देखो रुदरफोर्ड स्टडीड द इनसाइड ऑफ एटम बाय हिज सेलिब्रेटेड स्कैटरिंग experiment and put for the nuclear model of atom in the year 1911, ठीक है। रुदरफोर्ड took a very thin gold foil and bombarded it with positively charged alpha particle emitted by a radioactive element। देखो जो रुदरफोर्ड थे वो साइंटिस्ट, उन्होंने क्या किया, स्टडी किया किसका, इनसाइड ऑफ एटम, मतलब एटम के बाहर का स्ट्रक्चर नहीं, इनसाइड पूरे जो एटम रहता है वो भी स्टडी किया। और स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, अब उसके एक्सपेरिमेंट का नाम क्या है, स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। और स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से उन्होंने जो न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम था उसको डिस्कवर किया, ठीक है। अब देखो रुदरफोर्ड ने ये कैसे किया है यहाँ पे तुमको पूरा पता है, ठीक है। अब देखो रुदरफोर्ड टुक अ वेरी थिन गोल्ड फॉइल थिकनेस। अब उन्होंने क्या लिया, एक वेरी थिन गोल्ड फॉइल। गोल्ड फॉइल मतलब जो पतली सी एक पेज के समान जो सोने की जो ये रहती है, एक पेज टाइप ऐसा, उसको सोने का जो ये रहता है उसको बना के एक पतली सी पेज टाइप सोने का वो लिया और उसको क्या करें, उसको बम्बार्डेड, बम्बार्डेड मतलब उसके ऊपर जो लाइट रेस रहती है उसको अगर छोड़े तो उसको क्या बोलते हैं, बम्बार्डेड, साइंटिफिक टर्म है ये। विथ पॉजिटिवली चार्ज अल्फा पार्टिकल्स। अब देखो जो अल्फा पार्टिकल्स रहते हैं उन्होंने वो प्रोड्यूस किया
और जो पार्टिकल्स रहते वो जो गोल्ड फॉइल है उसके ऊपर छोड़ा, ठीक है, इमिटेड बाय रेडियो एक्टिव एलिमेंट। अब ये अल्फा पार्टिकल्स कहाँ से आते हैं? रेडियो एक्टिव एलिमेंट से, ठीक है। ही ऑब्जर्व द पाथ ऑफ अल्फा पार्टिकल बाय मीन्स ऑफ अ फ्लोरेसेंट स्क्रीन अराउंड द गोल्ड फॉइल। देखो उन्होंने यहाँ पे, देखो यहाँ पे सपोज ये अल्फा पार्टिकल्स है और यहाँ पे ये जो गोल्ड की फॉइल है, ठीक है, यहाँ पे क्या है? ये गोल्ड, अपन ने यहाँ पे गोल्ड लिख लिया, ठीक है। अब यहाँ पे गोल्ड की फॉइल है ये पूरी। अब इसके पीछे क्या किया उन्होंने? एक स्क्रीन लगाई, जैसे ग्रीन स्क्रीन लगाई, और यहाँ पे जो ये है एक्सपेरिमेंट है उसको ऑब्जर्व किया, ठीक है। would get reflected from the, it was expected, अब देखो in it was expected that the alpha particle would get reflected from the gold foil if the positively charged mass were evenly distributed inside the atom। अब देखो उनको क्या लगा कि जो रेज है, अब यहाँ से जो रेज आएंगी ये जो इससे टकरा के पूरा ऐसे रिफ्लेक्ट करेंगी, पर ऐसा नहीं हुआ अनएक्सपेक्टेडली, मतलब अनएक्सपेक्ट, उन्होंने ऐसा एक्सपेक्ट नहीं किया था पर ऐसा हुआ। मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल वेंट स्ट्रेट थ्रू द फॉइल। A small number of alpha particle get deflected from the original path. A small angle, number less than alpha particle get deflected through a large angle, and surprisingly, the one alpha particle got of 20,000 bounced back in the direction opposite to the original path। अब क्या हुआ? देखो उन्होंने क्या देखा कि वो जो अल्फा पार्टिकल्स है वो वापस आने चाहिए, पर ऐसा हुआ क्या? नहीं, वापस नहीं आने आए वो कुछ और डायरेक्शन में, कुछ ये डायरेक्शन में गए, और कुछ क्या हुआ? सिर्फ दो 20,000 में से सिर्फ एक ही जो अल्फा पार्टिकल है वो वापस आया, बाकी के ये ऐसे स्कैटर हुए, ये साइड गया, कोई ये साइड गया, और कुछ ये साइड गए, ठीक है। अब देखो इससे क्या समझ में आ रहा कि जो अल्फा पार्टिकल है वो अपन ने जैसे ये किया था, यहाँ पे देखो ये भी एग्जाम्पल है पूरा। ये क्या है? फ्लोरेसेंट स्क्रीन, जैसे मैंने बताया, और यहाँ पे गोल्डन फॉइल यहाँ पे रखी और ये अल्फा पार्टिकल इमिट किया, ठीक है, इसके अंदर से। यहाँ से क्या हो रहा? सिर्फ यहाँ ये साइड कम आ रही और ये साइड बहुत ज़्यादा आ रही। उनको क्या लगा कि जो अल्फा पार्टिकल जैसे ही मैं सेंड करूँगा यहाँ से पूरे बाउंस बैक करनी चाहिए वो पीछे, ठीक है। जैसे ही मैं यहाँ से इसको सेंड करूँगा ये पूरी ऐसे रिटर्न आनी चाहिए, पर ऐसा हुआ नहीं, ठीक है। अब ऐसा क्यों नहीं हुआ? वो आगे बढ़ते हैं अपन। देखो रुदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। A large number of alpha particles that were straight throughout the foil indicates that there was no obstacle in their path. It meant that there must be mainly an empty space inside the atom in the solid gold foil. The small number of alpha particles that get deflected through a small or a big angle must have faced an obstruction in the path। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है कि ऑब्वियसली अगर ये जो फॉइल है, फॉइल में से जैसे ये अल्फा पार्टिकल्स आ रहे हैं ये पूरे डिफ्लेक्ट बैक नहीं हुए, तो इसका मीनिंग ऐसा होगा कि जो गोल्ड फॉइल है इसके अंदर कुछ ऐसे ऑब्स्ट्रक्शंस हैं जिसकी वजह से जो डिफ्लेक्शन है वो प्रॉपरली नहीं हो रहा। अब ऐसा क्यों हो रहा वो समझते हैं। इट मीन्ट दैट द पॉजिटिवली चार्ज एंड हेवी पार्ट causing obstruction would be in the center of the atom। अब ऐसा समझ में आ रहा कि जो हैवी पार्ट रहता, मतलब एटम का जो हैवी पार्ट रहता है जिसकी वजह से जो डिफ्लेक्शन है वो नहीं हो पा रहा, वो कहाँ पे होगा? जो एटम रहता है एटम के एकदम सेंटर में होगा। अपने को वो जैसे पता है क्या है, वो न्यूक्लियस है। अब आज अपने को ये पता है, पर ये सबसे पहले जो साइंटिस्ट ने थे उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट करके खोजा वो उनको नहीं पता था कि ये न्यूक्लियस रहता। न्यूक्लियस के सबसे अंदर यहाँ पे प्रोटॉन रहता है, इसलिए वो यहाँ से जो अल्फा पार्टिकल है वो वहाँ से डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा, ठीक है। अब देखो फ्रॉम दिस रुदरफोर्ड पुट फर्थ अ न्यूक्लियर मॉडल फॉर एटम एज फॉलोज। अब देखो इससे क्या हो रहा, जो न्यूक्लियस का एटम है वो यहाँ पे उन्होंने ऐसा ये डायग्राम करके शो किया, ठीक है। अब ये देखो ये क्या है? पूरे रेस अल्फा रेस जो मैंने बताए, और ये क्या है? डिफ्लेक्शन हो रहा है यहाँ से, ये क्या है? पूरा न्यूक्लियस है, और ये भी यहाँ से भी डिफ्लेक्शन हो रहा, ये सीधे सीधे जा रहे हैं, ठीक है। और ये क्या है? ब्लू कलर में ये है इलेक्ट्रॉन, ठीक है। देखो पॉइंट नंबर 1 फिर क्या है? देयर इज़ अ पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस एट द सेंटर ऑफ द एटम। वो अपने को पता है क्योंकि ये एक्सपेरिमेंट से क्या प्रूव हो रहा कि जो अल्फा पार्टिकल्स है वो ज़्यादा डिफ्लेक्ट नहीं हो रहे। ये क्यों नहीं हो रहे डिफ्लेक्ट? क्योंकि जो हैवी पार्टिकल रहता वो कहाँ पे रहता? सेंटर में, और वो क्या है? न्यूक्लियस है। इसीलिए पहला पॉइंट क्या है? देयर इज़ अ पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस एट सेंटर ऑफ एन एटम, और एट मोस्ट द एंटायर मास ऑफ द एटम इज कंसेंट्रेटेड इन द न्यूक्लियस।
अब देखो जो एंटायर मास रहता, एंटायर मास ऐसा नहीं है कि पूरा डिस्ट्रीब्यूटेड है, जैसे आपने ऊपर ये वाले मॉडल में देखा। ठीक है, जैसे तो जे थॉमसन ने क्या बोला कि पूरा जो मास रहता वो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड रहता, पर ऐसा रहता क्या, नहीं रहता। जो एटम के अंदर जो मास है वो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, वो जो एंटायर मास ऑफ द एटम इज कंसंट्रेटेड इन द न्यूक्लियस, मतलब न्यूक्लियस के अंदर मेजॉरिटी ऑफ द मास रहेगा न्यू एटम के अंदर। ठीक है, अब देखो तीसरा पॉइंट क्या है, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स कॉल्ड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। अब देखो ये तो मैंने तुमको स्टार्टिंग में बताया कि जो इलेक्ट्रॉन रहते हैं वो ऐसे न्यूक्लियस के बाहर रहते हैं और वो जो है वो न्यूक्लियस को रिवॉल्व करते हैं। ठीक है, द टोटल नेगेटिव चार्ज ऑन ऑल द इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू द पॉजिटिव चार्ज ऑन द न्यूक्लियस। अब देखो वही बताया, इसीलिए जो एटम रहता है वो क्या रहता है, पूरा ये रहता है, चार्ज उसके ऊपर कौन सा भी नहीं रहता। जैसे अगर यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन रहे बाहर, ये इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन, तो न्यूक्लियस के अंदर दो ही प्रोटॉन रहेंगे। इसी की वजह से देखो प्रोटॉन के ऊपर क्या रहेगा, पॉजिटिव चार्ज, और इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज। तो ये दो पॉजिटिव चार्ज ये दो इलेक्ट्रॉन के ऊपर के नेगेटिव चार्ज को बैलेंस कर देंगे, और इसकी वजह से क्या होगा, जो एटम रहेगा वो पूरा ये रहेगा, अनचार्ज रहेगा। ठीक है, अब देखो उसके बाद क्या है, नेगेटिव चार्ज ऑन द टोटल नेगेटिव चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू, ये पढ़ा। उसके बाद एज द अपोजिट चार्जेस आर बैलेंस द एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। वही बोला देखो, अगर पूरे चार्ज बैलेंस हो गया तो एटम क्या रहेगा, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल। देयर इज एन एम्प्टी स्पेस बिटवीन द रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन एंड द एटॉमिक न्यूक्लियस। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है कि एक एम्प्टी स्पेस है, देयर इज एन एम्प्टी स्पेस बिटवीन रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन एंड द एटॉमिक न्यूक्लियस। अब जो न्यूक्लियस रहता, न्यूक्लियस और जो इलेक्ट्रॉन रहता है उनके बीच में क्या आएगा, एक स्पेस आएगा। ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन ऐसे घूमता है, तो इन दोनों के बीच में क्या होगा, ये पूरी, ये क्या हो गई, पूरी स्पेस हो गई। ठीक है,